कहते हैं चंबल के बीहड़ों में कभी रात पूरी तरह अंधेरी नहीं होती थी। यहाँ के हर सन्नाटे में गोलियों की गूंज, घोड़ों की टाप और डकैतों की दहशत के किस्से गूंजते थे। आज ये धरती पर्यटन और अभ्यारण्य के लिए मशहूर है, लेकिन कभी यही धरती देश के सबसे डरावने किस्सों की जन्मस्थली भी रही है। पान सिंह, मान सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी से लेकर निर्भय गुर्जर तक यहाँ की हर घाटी, हर बीहड़, हर गली ने अपराध, इज्जत और एनकाउंटर की अनगिनत कहानियाँ देखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों चंबल की ये धरती डकैतों का गढ़ बन गई? क्यों एक ज़माने में इसी धरती को डकैतों का विश्वविद्यालय कहा जाने लगा था? और आज हमें इससे क्या सीख मिलती है? नमस्कार, मैं हूँ मुकेश तिवारी। ट्रैवल जुनून की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे चंबल का इतिहास और डकैतों से जुड़े इसके किस्से को गहराई से। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चंबल और यहाँ के रहस्यमयी इतिहास को जानने और समझने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह तोमर जी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ट्रैवल जुनून को समय देने के लिए। चंबल की धरती को डकैतों की जन्मस्थली क्यों कहते हैं और इसको आज भी हम डकैतों से जोड़कर क्यों देखते हैं? पहली बात तो ये है कि यहाँ डकैत हुए ही नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, डकैत है चंबल। ये बात अलग है कि पूरे देश भर में चंबल को डकैतों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ डकैत हुए नहीं है। यहाँ पर हुए हैं बागी, जिन्होंने हमेशा व्यवस्था से बगावत की है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो अत्याचार, शोषण या किसी अन्य वजह से प्रताड़ित हुए हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसलिए उन्हें वो बागी थे, लेकिन लोगों ने स्वार्थवश या कैसे भी उनका नाम डकैत दे दिया। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए कभी डकैती नहीं डाली। चाहे मोहर सिंह हो, माधव सिंह हो, मलखान सिंह हो, पान सिंह हो, ये सब अत्याचार के शिकार थे और उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन हम ये जो फिल्मों को जितना हमने देखा है, समझा है, हम ये चीज़ जानते हैं कि इन सब से जुड़ा हुआ जो एक सूत्र है वो है ज़मींदारी और ज़मीन का किस्सा। इन सभी ने इनको बागी बनाया। तो क्या वजह रही कि ज़मींदारी और ज़मीन की जो व्यवस्था है उसने इनको मजबूर कर दिया बागी बनने पर? वो इसलिए कर दिया कि जो भी डकैत बने हैं वो हमेशा छोटे रहे हैं। ज़मींदारों ने या बड़े किसान, बड़े लोगों ने जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, उनकी स्वार्थ लिप्सा ने, जिन्होंने और ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, अपने उसमें करने के लिए इन लोगों की ज़मीनों को हथियाया, कब्जा किया। कहीं ना कहीं इस वजह से इन लोगों को अपनी ज़मीन, अपनी इज्जत और सब चीज़ बचाने के लिए इनको हथियार उठाने पड़े। अनिल जी, जिन डकैतों ने हथियार उठाए हैं उनमें जो सबसे नया नाम जो आज की पीढ़ी जानती है वो पान सिंह तोमर का है, लेकिन मान सिंह सबसे खतरनाक डाकू माने जाते हैं। इस पूरे बागी कहिए या डाकू कहिए, इस पूरे चंबल में मान सिंह का नाम आज भी गूंजता है। ऐसा क्यों है? मान सिंह 1939 से लेकर 1955 के बीच में रहे हैं। शुरुआत में तो अंग्रेजी शासन था, तो भारतीयों की सुनवाई वैसे भी नहीं हुआ करती थी। उनके खिलाफ भी ऐसे ही ज़मीन को और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का ज़मींदारों द्वारा शुरू किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। आखिरकार जब कोई नहीं, उन्होंने गुहार भी सरकार से, उस तत्कालीन शासन प्रशासन सबसे लगाई, लेकिन जब उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो अपना न्याय लेने के लिए उन्होंने हथियार उठाए। फिर बाद में उन्होंने केवल, हाँ, खतरनाक हुए, उनके ऊपर कई सारे सैकड़ों करीब 100 से अधिक हत्याएँ और लूट डकैती के मामले दर्ज हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा दुश्मनों को या बड़े लोगों को मारा, जिन्होंने क्या है छोटे लोगों को प्रताड़ित किया, उन्हीं से लूटा और गरीबों में बांटा। इसीलिए उनकी जो मान सिंह को चंबल का रॉबिन हुड कहा जाता था। लेकिन आपने ये भी बताया था कि 3 मान सिंह नाम के डाकू हुए हैं चंबल की धरती पर। लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा एक बार बता दीजिए कि चंबल के इतिहास में 3 मान सिंह डकैत हुए हैं, जिन्हें डकैत बोला गया। हालांकि वो बागी थे। पहले 1939 से लेकर 1955 तक रहे हैं। इन्हीं को रॉबिन हुड कहा जाता था। इनके साथ में जो अत्याचार हुए या जो भी है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, बंदूक उठाई और इन्होंने अपने लिए न्याय लिया पहले। उसके बाद में फिर उन्होंने अमीरों को या जो अत्याचारी लोगों को लूटते थे या मारते थे, उनसे जो पैसा लेते थे वो गरीब लोगों को बांटते थे। इसीलिए इनको चंबल का रॉबिन हुड कहा जाता है। उसके बाद में एक मान सिंह फूलन देवी के साथ में भी रहे हैं।
वो भी इसी तरह से शोषित पीड़ित वर्ग से थे, उनको भी सताया गया था, उन्हें भी अपने उसके लिए बंदूक उठानी पड़ी। एक मान सिंह और हुए, उनकी ज़्यादा जानकारी मेरे पास में नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अत्याचार का शिकार हुए थे और उनकी बात जब शासन प्रशासन ने नहीं सुनी, उनके साथ में न्याय नहीं हुआ, तो उन्होंने भी बीहड़ का रास्ता पकड़ा था। इसी बीहड़ की धरती पर जब हम डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की बात सुनते हैं तो अंग्रेज़ी जो सरकार थी वो आज़ादी से पहले, जब पहले मान सिंह थे, वो आज़ादी से पहले से उनकी शुरुआत आपने बताई और आज़ादी के बाद 50 के आसपास उनका एनकाउंटर हुआ 55 में। तो अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी उसने इनसे कैसे निपटा, और जो ये बागियों का जो एक तरह से आतंक ही कह लीजिए, उससे हिंदुस्तानी सरकार जब हम आज़ादी हम पाते हैं उसके बाद निपटने की जो प्रक्रिया है किस तरह अपनाई गई? निपटने की प्रक्रिया जो मैंने यहाँ तक पढ़ा है और सुना है, इनसे निपटने के लिए एक्चुअली उस समय साधन पुलिस के पास में, प्रशासन के पास में इतने हुआ नहीं करते थे, गांव तक, बीहड़ों तक रास्ते नहीं हुआ करते थे, तो इतनी आसान डकैतों से निपटना पुलिस और प्रशासन को नहीं होता था। कहीं ना कहीं साजिश रच के या अपने उसमें फंसा के इन लोगों का हमेशा डकैतों का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उनके साथ धोखेबाजी करके उनको मारा है, एनकाउंटर किया है। हर एनकाउंटर की यही वो रही है। पहले जैसे इनके गुप्तचर हुआ करते थे, सिर्फ जो बता दिया करते थे जो डकैतों को कि पुलिस आ रही है, लेकिन फिर जो सरकारी व्यवस्था बदली, सड़कें बन गई हर जगह विकास के, शायद उसने भी इनकी हेल्प की है पुलिस की। हाँ, तो अब वर्तमान में चंबल में कोई डकैत नहीं है। क्यों नहीं है? कि हर बीहड़ के गांव में जो बिल्कुल अंदर तक गांव है वहाँ तक सड़क है। पुलिस सूचना, मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल से तुरंत सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। तो ऐसे में अब बीहड़ डकैत विहीन हो गए हैं, अब छिपने के स्थान भी नहीं बचे हैं। और दूसरे नई जनरेशन या जो लोग हैं वो अब एसी के आदी हो गए हैं, वो बीहड़ में नहीं रुक सकते। हाँ, उनको एक मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहिए। हाँ, लेकिन जब हम डकैतों का किस्सा समझते हैं अनिल जी, तो पान सिंह तोमर एक डकैत हुए, बागी हुए, उनकी कहानी बाकी लोगों से अलग है। वो थोड़ा समझाइए कि वो बाकी डकैतों से या बाकी बागियों से कैसे अलग है पान सिंह? नहीं, अलग केवल इतना है कि वो बिड़ौसा गांव से निकल के गए, उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में एथलेटिक्स में स्टेपल चेस चैम्पियनशिप में और एशियाई गेमों में हिस्सा लिया, पदक जीते, एशिया के अच्छे एथलीट थे। वहाँ से रिटायर होने के बाद में जब आए वो, तो उन्हें पता चला कि मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ और उनकी ज़मीन की रक्षा नहीं हो पा रही, उनकी ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया। जब उन्होंने पुलिस के पास गए, प्रशासन के पास गए, वहाँ भी वो मारपीट का शिकार हुए हैं, अन्याय का शिकार हुए। तो आखिरकार उनके पास भी वही एक रास्ता बचता था, वो डकैत बने या बागी बने, व्यवस्था। और उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को नहीं परेशान किया, उन्होंने केवल अपना बदला, जिन लोगों ने उनकी माँ के साथ मारपीट की थी, जिन लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया था, उन्हीं के साथ में किया उन्होंने जो भी कुछ किया। अन्य किसी को उन्होंने कभी परेशान नहीं किया। इसलिए वो तकरीबन एक ही जैसी कहानी है, ज़्यादा अलग नहीं है। लेकिन हाँ, बस वो सबसे बड़ी बात है, वो देश की रक्षा से उसमें कर रहे थे, देश का नाम कर रहे थे, दौड़ने में सब काम कर रहे थे। उनके साथ में शासन प्रशासन ने न्याय नहीं किया, इसलिए वो अलग है। देखिए, पान सिंह तोमर के बारे में आपने बताया, देखिए उनका एनकाउंटर हुआ, मारे गए, लेकिन उसके लगभग दशक भर पहले मोहर सिंह और माधो सिंह आत्मसमर्पण करते हैं, और उनके आत्मसमर्पण को चंबल में जो बागी जो इतिहास है उसका टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हाँ, वो इसलिए माना जाता है टर्निंग पॉइंट कि माधव सिंह, मोहर सिंह ने जब आत्मसमर्पण किया था, उस समय करीब 500 से ज़्यादा बागियों ने एक साथ हथियार डाले थे आचार्य विनोबा भावे की पहल पर। उनके जोरा में आश्रम भी है जहाँ आज भी इन यादों को संजोया गया है, आत्मसमर्पण की यादों को। तो उस समय उनके भी जो भी शोषित पीड़ित वर्ग से थे और उनको परेशान किया गया था, इसलिए चंबल में आए। उन्होंने इतना नाम कमाया, उनके इतने वो नैतिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से इतने मजबूत थे कि कभी पुलिस उनको पा नहीं पाई। एनकाउंटर भी करने के लिए पुलिस ने एक बार तोपें भी बुलाई सेना से, लेकिन उनको पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। आखिरकार आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में उनको समझाया गया, उन्होंने फिर
जंगल का रास्ता छोड़ के मेन स्ट्रीम में आए, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो उनको देख के बाकी भी डकैतों के अंदर ये भावना गई कि हाँ, उनके पहले तो इनकी खुद की गैंग इतनी बड़ी थी, इनसे जुड़े हुए लोग थे, बाकी बात और भी एक साथ और लोगों को भी समझ में आया कि जंगल का रास्ता या बीहड़ में रहना, बीहड़ की ज़िंदगी आम जिंदगी से कट जाती है कहीं, और अंत अच्छा नहीं होता है। तो उसके बाद में वो अपनी मेन स्ट्रीम में वापस लौट आए, आत्मसमर्पण किया। थोड़े दिन सरकार से जो बातें हुई, सज़ा काटी जेल में, उसके बाद में उन्होंने अपना सामान्य जीवन व्यतीत किया। उसके उदाहरण आपके मलखान सिंह, रमेश सिकरवार और भी ऐसे डकैत हैं जो आज अपना अच्छा घर बागी जीवन के बाद में आज अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने कहानी बताई थी हमें कि डकैतों का जो पहले जो उनका दृष्टिकोण था या उनकी जो गरिमा थी, वो उसका बड़ा ध्यान रखते थे डकैत। एक बच्चे की कहानी आपने हमें सुनाई थी, वो अगर एक बार बताएं हमें इस विस्तार से, आराम से। नहीं, ये कि मैंने पढ़ा है कि माधव सिंह मोहर सिंह जाने माने नाम है इनके, ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। फिल्मों में एक अलग पक्ष दिखाया गया है, वो बात अलग है, लेकिन ये लोग नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से या दूसरों की मदद करने के लिए ये इतने मजबूत थे लोग कि आम पब्लिक कभी इनका विरोध नहीं करती थी। इसीलिए सरकार इनको इन तक नहीं पहुँच, पुलिस या सरकार इन तक नहीं पहुँच पाई। जहाँ तक कहानी वाली बात है तो मैंने ये पढ़ा था कि एक बच्चे का अपहरण किया था माधव सिंह ने, करीब होगा 1-1.5 साल का, एक 22 वर्ष के उसका बच्चा था। उसके पिता नहीं थे, किसी ने बताया था कि इसके यहाँ से अच्छा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पैसा डकैतों को भी चाहिए होता है, क्योंकि गैंग चलाना पड़ता है, खाने पीने सबके लिए खर्च करना पड़ता है। तो जब इन्होंने फिरौती मांगी थी तो वो उसकी जो माँ अपनी पूरी सब जायदाद वायदाद बेच के जितनी भी रकम लाई थी, वो रकम उनकी फिरौती से बहुत कम थी। तो उसके बाद तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे बच्चे को, और बच्चे के ऊपर बंदूक लगाई। बच्चा छोटा था लेकिन वो खेलने लगा बंदूक की नली को पकड़कर। जब खेलने लगा तो उनका दिल बदल गया एकदम। उन्होंने पैसे भी उस महिला को वापस कर दी और बोला, बहन बच्चे को भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ, और जब तुम्हें ज़रूरत पड़े मेरी तो मुझे याद कर लेना, मैं आज तुरंत आ जाऊंगा। तो उस घटनाक्रम के बाद में कुछ सालों बाद में वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद में खेलते हुए छत से नीचे गिर गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी, परिवार का कोई साथ मदद करने नहीं आया महिला को। जब बच्चा घायल हो गया तो मोहर सिंह पहुँचे, भेष बदल के बच्चे को और उसकी माँ को लेके ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर में डॉक्टर ने देखा, उसने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इसके लिए उस समय जो भी रकम बताई हो वो काफ़ी बड़ी थी। तो उस समय मोहर सिंह के पास में उसको देने के लिए रकम नहीं थी। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन तभी करूँगा जब मेरे पास में फ़ीस आ जाएगी। तब मोहर सिंह ने अपना भेष, अपने ओरिजिनल भेष में आ गए थे, और उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर से कहा था, मेरे ऊपर सरकार ने इतना नाम रखा है, आप मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए और इनाम ले लीजिए, लेकिन इस बच्चे का ऑपरेशन कर दीजिए। तब डॉक्टर बोला था, जब कोई डकैत ऐसा कर सकता है किसी बच्चे के लिए, वो भी उसका कोई कुछ नहीं है, तो मैं क्या ऑपरेशन नहीं कर सकता? तब डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और वो बच्चा ठीक हो गया। इस तरह के डकैत हुआ करते थे, बागी हुआ करते थे पहले, जो लोगों की मदद करते थे। तो अनिल जी, तो एक बच्चे का किस्सा हुआ, लेकिन आपके ही परिवार में भी कुछ ऐसी ही कुछ घटना हुई जब किसी बागी से सामना हुआ परिवार का, तो वो थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्चुअली मैं बेसिकली यूपी से हूँ, और यूपी में इटावा डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है चिंडोली, और हमारे गांव के पास में ही 4-5 किलोमीटर पर जरहोली गांव है। दोनों के बीच में यमुना बहती है। मेरे चाचा जी की ससुराल जरहोली गांव में और हमारा गांव चिंडोली है। तो जनरली उस समय आने जाने के लिए कोई साधन वैसे नहीं हुआ करते थे, तो पैदल ही यमुना को पार करके आते जाते थे। तो एक बार मेरी चाची आ रही थी अपने भतीजे के साथ में, तो जैसे ही यमुना के किनारे पहुँचे, वहाँ बीहड़ है, वहाँ उस समय डकैत मलखान सिंह का मूवमेंट चल रहा था, जैसा मुझे चाची बताती हैं। तो एकदम उन्होंने सामने से डकैतों को आते हुए देखा, तो एकदम वो डर गई। तो उन्होंने अपने सोने चांदी जो भी गहने पहने थे उतार लिए। जैसे ही डकैत पास में आए तो उन्होंने बोला, भैया हमें लूटना मत, ये लो, जो तुम्हें लेना है ले लो। तो उन्होंने मलखान सिंह ने बोला कि हमें ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी ये जो पूड़ियाँ हैं ये चाहिए, हमारे गैंग के लोग भूखे हैं, हमें उनके लिए चाहिए। उस समय क्या है कि गांव में परंपरा हुआ करती थी कि जब कोई महिला ससुराल जाती थी तो मायके से बहुत बड़ी एक टोकरी में गुना, पूड़ी, मिठाई वगैरह जाती थी। तो वो बोले हमें ये चाहिए, हमें आपके गहने वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी चाची ने वो उनको दे दिए।
उसके बाद में उन्होंने उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो उन्होंने उस समय 100 रुपये चाची को दिए और पैर छुए, ले बेटा तुम जाओ घर में, ये तो तुम्हारी नज़र है। और उसके बाद में 100 रुपये और दिए, बोले इससे आप बाज़ार से मिठाई मंगा लेना और गांव में बंटवा देना, क्योंकि जो ससुराल से या लड़की बहू की ससुर मायके से जो भी चीज़ आती थी वो पहले गांव में बांटी जाती थी, तो वो उसको आप बंटवा देना। तो ऐसे लोग हुआ करते थे जो कभी भी, चाहे जैसी महिला जा रही हो, कभी बल्कि उनको इज्जत देते थे और उनको बाकायदा अपनी बहन या बेटी के समान ही मानते थे ये लोग। आपने किसी का किस्सा बताया था जो पैर छूते थे महिलाओं का। हाँ, ये तो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये नई है। अभी शिवपुरी क्षेत्र के राम बाबू और दयाराम गलरिया गिरोह था, इनके ऊपर भी करीब 10 लाख का इनाम हुआ था। और मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार को इसको एनकाउंटर करने में बहुत टाइम लगा। ये दोनों भाई भी ऐसे ही थे, जैसे कोई लड़की मिल गई चलते हुए, कोई महिला मिल गई, कुछ कोई भी मिल गया तो सामने देखा, सामने आ गया तो सीधे पैर छूते थे और उनको 10, 20, 50 जो भी जेब में रुपए होते थे उनको पैर नज़र दे के चले जाते थे। बोले ये तो हमारी माँ है, बहन है, और ये सम्मान इतना देते थे। यही वजह रही कि ये लोग इतनी जल्दी पुलिस इनका एनकाउंटर नहीं कर पाई, क्योंकि आम पब्लिक को परेशानी नहीं थी है, और आम लोगों को सपोर्ट करते थे, तो आम पब्लिक इनकी सूचना पुलिस को देती नहीं थी। जी जी, ये अभी की बात है। जी अनिल जी, अभी भी जो है बागियों का दौर तो बीत चुका है, लेकिन जो लोगों का जो दृष्टिकोण है उसमें कोई परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं दिया इस चंबल के अंदर। अभी भी जो है एक ज़मीन को लेकर मरने मारने की बात हमें दिखाई देती है। तो ये इज्जत को लेकर जो है बागी बनना या जो मारपीट का जो दौर है ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है चंबल से? नहीं, एक्चुअली चंबल में ये जो समस्या है एक्चुअली राजस्व विभाग की समस्या है। राजस्व विभाग का सही काम ना करना, या राजस्व मतलब पटवारी, तहसीलदार, इन सब का सही ढंग से काम ना करना, और जो बंटवारे, जो ज़मीन के बंटवारे होते हैं उनको लेके सही ढंग से न्याय संगत काम ना करना, यही शुरू से लेके अभी तक, वर्तमान में भी अगर विवाद होता है तो ज़मीन को ही लेके होता है, और होता है तो दोनों तरफ से बंदूकें चलती हैं और 2-4 लोग मरी जाते हैं। जैसे अभी 1.5-2 साल पहले लेपा गांव में पुरानी ज़मीन को ही लेके विवाद था। वो लोग अपने गांव में आए, एक पक्ष आया तो दूसरे पक्ष ने उनको गोलियों से भून दिया, उसमें 5-6 लोग मारे गए थे। तो ये तो यहाँ राजस्व विभाग की कमी है कि जो उन्होंने हमेशा ये राजस्व के बंटवारे, ज़मीन के बंटवारे के इन प्रकरणों में न्याय संगत काम नहीं किया। अनिल जी, बीहड़ की जो बनावट है, पहाड़ के हमें टीले दिखाई देते हैं। बचपन में हम ट्रेन से गुजरा करते थे तो उन टीलों को देख के बड़ा रोमांच आता था। जब हम ताज एक्सप्रेस पकड़ते थे निज़ामुद्दीन से, तो हमसे जो घर के लोग वो बताते थे कि यहाँ डकैत छुपा करते हैं। तो टीलों ने क्या योगदान दिया? क्या वो टीले मतलब बड़े रोमांच आता है देख के उनको उन्होंने क्या डकैतों की हेल्प की वास्तव में, या डकैतों को मारने में भूमिका निभाई? नहीं, ये तो चंबल की समस्या है बीहड़। एक्चुअली पानी, यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि बारिश होती है तो जब बह के पानी चंबल में आता है तो मिट्टी कट के आती है, तो ये कटाव की वजह से बीहड़ बन रहे हैं। और आज भी चंबल के क्षेत्र के खेत हैं ना, वो बीहड़ में तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हालांकि अब सरकार और किसानों जागरूक हुए हैं तो वो जहाँ से ज़मीन कटती है उसको ठीक कर देते हैं। और छिपने की वाली बात है तो अब इस तरह से इनकी बनावट है तो इसमें आसानी से हरियाली भी हो जाती है, पेड़ भी हो जाते हैं, तो छिपने में तो मदद करते ही हैं। खैर, और इनमें आना जाना भी बड़ा दुर्गम होता है, आसानी से आदमी अंदर नहीं जा पाता, बाहर नहीं आ पाता, तो छिपने में तो मदद करते ही हैं। अभी हमने बात की, हमने ये समझा कि जो डकैत थे वो जो ज़मीन की बात होती थी या ज़मींदारी से जो तंग होते थे लोग, वो डकैत या बागी बनते थे। लेकिन 80 और 90 के दौर में इन्हीं डकैतों के ज़रिए जो फिरौती और अपहरण की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई थी। तो अगर कोई डकैत ज़मींदारी व्यवस्था से त्रस्त होकर बागी बन रहा है या कोई इंसान बागी बन रहा है, तो वो क्यों अपहरण की तरफ वो रुख करता था? नहीं, जो अपहरण वो करते थे वो ख़ासतौर से वो पूरी रैकी करके करते थे कि कौन कितना पैसे वाला है या कि उसने क्या किया, उसका बैकग्राउंड देख के ही कहीं ना कहीं वो जिनका अपहरण वो करते थे वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने किसी पे अत्याचार किया होगा या कुछ किया होगा। अब एक गैंग में 10 लोग रहते हैं या 20 लोग थे तो हर एक बागी तो तभी बना ना, वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो मान लीजिए किसी गैंग के किसी सदस्य का किसी के यहाँ से विवाद है या वो है तो उसने उस घर का अपहरण करवा दिया। मारने की इच्छा नहीं थी तो फिरौती लेके उनको वापस छोड़ देते थे। और फिरौती लेना एक मजबूरी ये भी थी कि गैंग का खर्चा भी चलाना होता है।
अगर आप सेना रख रहे हो तो सेना का खर्चा तो रहता ही है, खाने से पीने से, हथियारों से। पुलिस से मुकाबला होना है तो हथियार भी खरीदने ही है। तो इसलिए वो फिरौती का मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा कि डकैतों ने उसके साथ में फिरौती मांगना भी शुरू किया। जो सरकार ने जो आत्मसमर्पण की योजनाएं चलाई यहाँ पर, क्या वो कारगर साबित हुई या फिर जो व्यवस्था बदली इसमें अपराध की जड़ें खत्म न होकर सिर्फ चेहरा बदल गया उसका? नहीं, अपराध तो अब डकैती समस्या अब नहीं है ना चंबल में। हालांकि सरकार ने जो वादे किए डकैतों से, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, कुछ वादे पूरे किए, कुछ नहीं किए, तो वो 50-50 रहा है, ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन क्या है कि समय बदला, समय के हिसाब से ये पर डकैत भी कम होते गए हैं और कुछ नए साधन आए, नए पुलिस थोड़ी सी सशक्त हुई, उनके पास, पुलिस के पास में वाहन और हथियार अच्छे आए, एनकाउंटर ज़्यादा हुए, कुछ मरे, तो उससे ये समस्या फिर कम हो गई। और इसी जगह पे हम लोग निर्भय गुर्जर का नाम सुनते हैं, तो उसका आतंक, मतलब कैसा आतंक था निर्भय गुर्जर का? निर्भय गुर्जर थोड़ा सा अन्य डकैतों से अलग थे। हालांकि थोड़े से नैतिक रूप से उनका सुना है कि ऐसे थे, लेकिन नहीं, समाज उनके जो गुर्जर समाज में उनकी अच्छी वो थी और उनकी मदद, शायद आपने जानते हो, देश के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं के मोहम्मद। हाँ। उन्होंने इनसे के मोहम्मद ने इसका निर्भय गुर्जर की मदद ली थी बटेश्वरा के मंदिरों को खड़ा करवाने में, क्योंकि वहाँ गुर्जर समाज का बाहुल्य था, वो लोग उस मंदिरों को खड़ा नहीं होने देना चाहते। तब उन्होंने निर्भय सिंह की मदद ली थी, उन्होंने पंचायत करवाई थी। तब निर्भय ने समाज के लोगों को बताया था कि ये मंदिर तो अपने ही पूर्वजों ने बनवाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग था, लेकिन क्या है कि वो थोड़े से आधुनिक, अभी नए डकैत थे तो वो उनमें थोड़ी बहुत तो सब बुराइयां थीं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी जो अब वर्तमान में जो बदमाशों में हो रही हैं। आगे पंचायत कराई, तो इसमें जाहिर सी बात है कि गाँव से उनका संबंध मजबूत रहा होगा। तो ये तो एक डकैत की बात हुई, तो बाकी जो बागी यहाँ पे हुए हैं उनका गाँव वालों से या स्थानीय लोगों से संबंध कैसा था? निश्चित ही बात है, उनके गांव वालों से और जो आसपास के जहाँ वो मूवमेंट करते थे उनसे संबंध उनका अच्छे ही रहे हैं, इसीलिए पुलिस को सूचनाएं उनकी नहीं मिलती थी। हाँ, लेकिन हम लोग पुरुष डकैत की बहुत बात सुनते हैं क्या या करते हैं, लेकिन पुतली बाई और फूलन देवी 2 महिला डकैत हुए हैं इस पूरे एरिया में। तो पुतली बाई के बारे में अगर आप बता पाएँ कुछ। पुतली बाई के बारे में जानते हैं कि इनका एक हाथ नहीं था। हाँ। एक हाथ से बंदूक चलाती थी, घोड़े पे चलती थी वो। और इनका ज़्यादा तो मुझे ये मालूम, मैंने पढ़ा नहीं है इनके बारे में, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये किसी वैसे वर्ग से आती थी, नर्तकी उस समय या इस वर्ग से आती थी, और किसी वजह से ये भी बनी थी। इनके ऊपर भी कुछ हुआ था, इन्होंने गैंग बनाया था और एक हाथ से ये बंदूक चलाती थी और इनका एनकाउंटर भी हुआ था। ये शायद शनिचरा महादेव मंदिर में भी रही हैं कुछ दिनों तक। हाँ, इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा। 2005 में निर्भय गुर्जर का अंत हुआ, तो उसके अंत ने एक तरह से यहाँ पे डकैत युग का भी अंत कर दिया, क्या ये सही है? हाँ, उसके निर्भय गुर्जर, उसके बाद में जगजीवन परिहार भी हुए, उसके बाद उनके जगन गुर्जर भी थे राजस्थान के, जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जगजीवन का तो एनकाउंटर हुआ है, जगन गुर्जर ने आत्मसमर्पण किया है। तो उसके बाद में अब ऐसा कोई नहीं है, अब डकैत नहीं है, अब हैं अगर तो वही शहरी बदमाश हैं। अब नहीं है, लेकिन जब ये हुआ करते तो क्या इनको एक तरह से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, या नेताओं के अपने में डकैत हुआ करते थे? किसी नेता को बढ़ना होता था तो किसी खास डकैत के सिर पे हाथ रख दिया करता था? नहीं, डकैतों के मामले में ऐसा नहीं है कि नेताओं ने हाथ रख दिया या उनने कर दिया, वो तो खुद स्वतंत्र रहते थे। अब ये तो वर्तमान में जो बदमाश शहरी बदमाश हैं, इनके यही हैं, नेताओं के संरक्षण में रहते हैं। जो बड़े डकैत कभी किसी नेता के उसके संरक्षण में नहीं रहे। तो आत्मसमर्पण का जो ये पूरा जो सरकार ने मुहिम चलाई, तो क्या वो कारगर साबित हुई?
उससे क्या मुख्य धारा में लौट पाए जो बागी लोग थे? नहीं, जो माधव सिंह मौर्य सिंह के समय 1972 और इसके आसपास जो आत्मसमर्पण हुआ था, उस समय तकरीबन 60 से 65% बागी समस्या हल हो गई थी, क्योंकि अधिकांश लोग आत्मसमर्पण कर चुके थे। लेकिन उसके बाद में फिर जो परिस्थितियां बनी लोगों के सामने, उन्हें हथियार उठाने पड़े। फिर वो जैसे फूलन देवी है या पान सिंह रहे हों या और भी निर्भय गुर्जर हों, ये तो बाद में आए हैं। रमेश सिकरवार एक नाम है, तो ये लोग भी ये बाद में आए हैं कहीं ना कहीं। तो समस्या, जो मेन समस्या थी, जो सरकार को हल करनी थी ज़मीन की, जो भू सुधार कानून लाने थे सही, या जो बंटवारे की प्रक्रिया को सही करना था, उस चीज़ को सही नहीं किया। वो आज भी सही नहीं किया है और आज भी ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब ये है कि आदमी डकैत नहीं बन रहा है, हत्या कर देता है और जेल में चला जाता है। हाँ, वैमनस्य अभी भी लेकिन यहाँ वैमनस्य है। वैमनस्य है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो निर्भय गुर्जर था वो महिलाओं से घिरा रहता था। नहीं, तो वो महिलाओं से घिरा रहता था, तो वो तो दो या 3-4 महिलाएं उसकी थीं, उसके साथ में, उन्हीं के साथ में रहता था। कहीं ऐसा नहीं लगा कि नहीं साहब उसने पब्लिक में जा, आम जनता के गांव में जाके उस लड़की को उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं था। आपने ये भी बताया था कि कोई डकैत थे, वो जब कहीं जाते थे तो खबर पहुंचा दिया करते थे कि महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। ये मलखान सिंह थे। हाँ, बताइए थोड़ा उसके बारे में। मलखान सिंह एक्चुअली इनका मूवमेंट इटावा क्षेत्र में ज़्यादा रहा है, हमारे गाँव के आसपास ज़्यादा रहा है। तो वो जब उनका जिस जगह पर इन्होंने अड्डा बना रखा था, वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती थी। दोनों चंबल और यमुना के बीच में इनका जंगबीहड़ में इनका अड्डा हुआ करता था। तो वहाँ आसपास जो गांव हुआ करते थे, तब जब ये अपने अड्डे पे रहा करते थे, वो इनके गैंग का मूवमेंट वहाँ होता था, तब वो अपने आसपास के गांव के सभी प्रधानों को खबर पहुँचा देते थे कि भैया जंगल में किसी को, महिला को या लड़की को आने मत देना, क्योंकि हम तो ठीक है, लेकिन हमारे जो गैंग के किसी सदस्य की ने कुछ कर दिया तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। इसलिए किसी को भी नहीं वो जंगल में मत आने देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वहाँ के बीहड़ों में एक पीलू फल होता है, उसको तोड़ने के लिए ख़ासतौर से बच्चियाँ और ये सब जाते थे। अच्छा, इसीलिए तो तभी उनका डकैतों से सामना होता था। आप एक बार अनिल जी पूरा अपना निष्कर्ष निकालिए, आप किस तरह से देखते हैं इस बागी दौर को आज के साथ, आज के दौर के साथ? नहीं, अब पहले लोगों को पढ़े लिखे नहीं थे, जानकारी नहीं हुआ करती थी, गांव से नहीं निकले हुआ करते थे, तो उन्हें पता ही नहीं रहता था। ख़ासतौर से हद से थाने में चले जाते थे, या वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो कागज़ों में नहीं जानते थे। जैसे भी साइन करवाते थे लोग या जो कुछ करवाते थे, वो अंगूठा लगा देते थे। तो उस समय और फिर उनके बाद में पता लगता था कि उनके साथ में अन्याय हो गया, तो उन्हें बागी बनना पड़ता था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं, आज एजुकेशन हो गई है, लोग बाग जानते हैं कि सबसे पहले तो कोर्ट कचहरी में ही जाते हैं न्याय करने, पुलिस के पास जाते हैं। जब वहाँ से नहीं होता तब फिर बंदूक, आज भी तभी बंदूक, लेकिन हम देखते हैं बंदूक लोग पहले उठा लेते हैं। आज भी चंबल में मिजाज में है लोगों के, ये तो चंबल का पानी है, गर्म हो जाते हैं। हाँ, तो ये कोर्ट कचहरी आज भी पीछे दिखाई देता है यहाँ। नहीं, तो मुरैना में तो अधिकांश कोर्ट में सबसे ज़्यादा मामले ज़मीन के होंगे, हत्या के होंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई वो ये है कि पटवारियों का जो दोष है सबसे बड़ा है, जो हाँ पटवारी ये क्या है कि निष्पक्ष काम नहीं करके बायस्ड होते थे। वो आज भी क्या है कि अगर चंबल में या मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ग्रामीण ये कहते हैं कि कलेक्टर से बड़ा होता है पटवारी। तो किसी आदमी के साथ में मिल गए, किसी ग्रामीण के साथ में मिल गए, उसको लेके कागज़ों में हेरफेर कर दिया, उसकी ज़मीन इसके नाम कर दी। हालांकि अब थोड़ी सी रोक इसलिए लगी है कि अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। अब ऑनलाइन हो रही हैं तो अब थोड़े से विवाद कम हो रहे हैं कि भाई, लेकिन पहले तो सब पटवारियों के हाथ में कागज़ रहता था, खसरा खतौनी सब चीज़ें हुई, नाम बदलना, तो ये सब इसलिए विवाद पटवारियों ने ज़्यादा करवाया। तो दोस्तों, चंबल के किनारे बैठकर चंबल के बीहड़ों की दास्तान का किस्सा हमने आपको सुनाया, और चंबल की दास्तान का ये एपिसोड यहीं तक। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।
अगले वीडियो में एक नए किस्से को लेकर किसी नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए ट्रैवल जुनून।